अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर जावेद। प्रोग्राम जुर्म इंजाम के साथ लाहौर के इलाके नवाकोट में पेश आया इंतहाई बर्बरियत भरा वाक़या, जहां पर एक शख्स को तशद्दुद करके ना सिर्फ मरने के लिए छोड़ दिया गया बल्कि जाते हुए मुल्ज़मान उसकी शारक भी काट गए। मुद्दइयों ने किसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है और किसके ऊपर उनको शुबा है, माहिर कानून इस वाले से क्या राय रखते हैं और जिस तरह से इस शख्स के ऊपर तशद्दुद किया गया है, माहिर नफ्सियात ऐसे मुल्ज़मान के बारे में क्या कहते हैं, ये तमाम चीज़ें जानेंगे आज के प्रोग्राम जुर्म इंजाम में। नवाकोट के इलाके में ये वाक़या पेश आया था, जहां पर एक प्लाजा में वाक़ फ्लैट में से इस नौजवान को इंतहाई ज़ख्मी हालत के अंदर रेस्क्यू किया गया और उसके बाद उसको अस्पताल मुंतकिल किया गया। 3 दिन तक वो ज़िंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला रहा और उसके बाद दम तोड़ गया। उसके बड़े भाई की मुद्दइयत में कत्ल का मुकदमा जो है वो थाना नवाकोट में अब दर्ज कर लिया गया है और पुलिस जो है वो तफ्तीश कर रही है। लेकिन साथ ही साथ पुलिस को जो मुद्दई है उसके ऊपर भी शक है। सगे भाई के ऊपर क्यों शक है, ये वाक़या कैसे पेश आया, वो शख्स कौन था, उस खाली फ्लैट में वो क्या कर रहा था, ये तमाम चीज़ें जानने के लिए मकतूल के ना सिर्फ उर्सा हमारे साथ मौजूद हैं बल्कि एक दोस्त भी मौजूद हैं जो इंतहाई करीबी हैं और बहुत अरसे से उनकी आपस में रफाकत भी है। जो मुद्दई मुकदमा है वो बड़े भाई हैं, उनसे भी जानते हैं। एक तो जी बहुत अफसोस की बात है कि आपके जवान भाई को ऐसे कत्ल कर दिया गया। कितने बहन भाई हैं आप? 4 भाई हैं और 1 बहन। ठीक, और आप सारे इसी इलाके के रहने वाले हैं, नवाकोट के? जी, मैं सब्ज़दार रह रहा हूँ और भाई जो हैं वो सोडीवाल नवाकोट उधर के इलाके में रह रहे हैं। जो कत्ल हुए हैं? जी, जो कत्ल हुए हैं। करते क्या थे आपके भाई? वो बैंक लीजिंग गाड़ी और मार्बल टाइल्स का ना ऑफिस बना हुआ है वहाँ पर। शादीशुदा थे? जो कत्ल हुए हैं ना वो अनमैरिड थे और वो शादीशुदा नहीं थे। और वो अपने भाई के पास रहते थे? हाँ जी, भाई के पास रह रहे थे। और कितने अरसे से वो इस ये बैंक लीजिंग वगैरह के गाड़ियों का काम वगैरह कर रहे थे? 2-3 माह हो गए वे थे उसको उधर ना काम करते हुए। ठीक, और कितनी उम्र थी उनकी? 35 साल उम्र थी। तो उस फ्लैट में वो अकेले रहते थे या भाई भी साथ होते थे उनके? नहीं, वो उधर अकेले होते थे। तो भाई का घर है तो उधर चला जाता था, भाई के पास ही होता था। फिर वो जब वक्त ज़रूरत जाना होता था तो फ्लैट पे चला जाता था। हुआ क्या आप लोगों को मालूम क्या हुआ भाई के मुतालिक? मुझे कॉल आई है कि फैसल भाई की कि फैसल कौन है? फैसल छोटा भाई है मुझसे। अच्छा जी। उन्होंने कॉल की कि यार जल्दी से आप ना ऐसा करें कि इधर आएँ, यहाँ पर मैंने आया हूँ फ्लैट पर। तो मैंने देखा है कि खुरम को ना किसी ने गला काट दिया और बड़ी बुरी हालत में पड़ा हुआ है, तो जल्दी से आप आओ। तो मैंने 15 पे कॉल की है, दूसरा मैंने रेस्क्यू कर दी है कॉल, इसको जल्दी से अस्पताल लेके चलें। मैं कहा जी मैं आ रहा हूँ। जब मैं बाहर निकला तो बाइक खड़ी हुई थी, बाइक को ना मैं खोलने लगा था, उस खोलते हुए मुझे चक्कर आना शुरू हुए। मेरी तबीयत से ख़राब हुई तो मैं गिर गया। साथ ही दुकानदार थे वो भागे आए, उन्होंने मुझे उठाया और मुझे पूछना शुरू कर दिया भाई क्या हुआ, क्योंकि मैं उस वक्त इस हालत में नहीं था, पोजीशन में नहीं था, मुझसे बात भी नहीं हो रही थी, बीपी वो मेरा लो हुआ था। 20-25 मिनट वो मुझे यही बातचीत करते रहे, होश दिलाते रहे और पानी पिलाया उन्होंने मुझे, दुकानदारों ने। और फिर मुझे जब होश आई तो फिर मैंने कहा मैंने जाना है हॉस्पिटल की तरफ। कहता क्या होगा? मैंने कहा यार वो मसला बन गया, मैं हॉस्पिटल उधर जा रहा हूँ। कौन से हॉस्पिटल? जना हॉस्पिटल। मैंने कहा मेरा भाई कह रहा है कि उधर जना हॉस्पिटल। आप दोबारा कॉल जब आई ना उसकी तो उसने कहा जना हॉस्पिटल की तरफ ना हम जा रहे हैं रेस्क्यू पे, अब जना हॉस्पिटल सीधा। ठीक है। तो फिर मैं सीधा जना हॉस्पिटल पहुंच गया। तो पता क्या चला आपके भाई जो फैसल है उनको कैसे पता चला कि आपके भाई को ऐसे कोई गला काट गया? फैसल भाई घर से इसकी जो ना फ़ोन बंद था। फैसल भाई फिर गए कि मैं चेक, खुरम का फ़ोन बंद था। खुरम का फ़ोन बंद था। वो फैसल भाई फिर गए तो उन्होंने जाके लॉक खोला, लॉक खोल के तो अंदर गए हैं तो उन्होंने देखा, उन्होंने जो बताया हमें कि ब्लड जो है ना गिरा हुआ था। तो मैं खुद हैरान हो गया हूँ कि अंदर ये ब्लड गिरा हुआ है। तो ब्लड देकर वो कहते हैं मैं खुद परेशान हो गया, नलका खुला हुआ था, मैं इधर उधर देखना शुरू कर दिया। फिर कहते हैं पहले रूम में गया, फिर मैं दूसरे रूम में गया हूँ। फिर कहते हैं किचन में गया हूँ, किचन से मैं बालकनी में पीछे गया तो पीछे जो खुरम है ना वो खून में लथपथ पड़ा हुआ था।
कहता मैंने जो है ना फिर कॉल मिलाई आपको, फिर वो जो बाहर से फ्लैट वाले थे इधर उधर से वो आ गए। उन्होंने कहा भाई रेस्क्यू को कॉल करें और इसको हॉस्पिटल लेके चले। मुकदमा आपने किन लोगों के खिलाफ दर्ज कराया? कोई नामजद लोग हैं? नामजद अभी हम फुटेज की कोशिश कर रहे हैं कि हमें फुटेज मिले तो हमारे सामने जो आएगा तो हम उसको नामजद करेंगे। आपके फ्लैट में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे भाई के? जी, पूरे प्लाजा में फुटेज जो है ना सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, अपने भाई के अंदर नहीं लगे हुए कैमरे। तो आपने नामालूम लोगों के खिलाफ अभी मुकदमा दर्ज जी, कराया? अभी हमने नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा को दर्ज करवाया। ठीक है भाजी, आप बताइएगा कि भाई से कितना आपकी मुलाकात वगैरह होती थी, कितने दिनों के बाद यहाँ आप लोग इकट्ठे रहते हैं? भाई के साथ तकरीबन कभी 15 दिन बाद, महीने बाद, कि मेरी इसलिए कि मैं भी ज़ाहिर है मैरिड हूँ, अपने घर में होती हूँ, तो फिर ये भाई वगैरह पहले इकट्ठे रहते थे, फिर उधर भाई के पास चला गया ये फैसल के पास, फिर उधर ही रहता था, साथ साथ जॉब भी ढूंढ रहा था, देख रहा था। आखिरी दफ़ा आपकी फैसल से खुरम से कब मुलाकात हुई थी? मैं इधर आई हुई थी नी की तरफ ही ना, फैसल भाई की तरफ रहने के लिए, तो वो 3 दिन मेरे साथ ही था, मतलब लगा लें हफ्ता तो नहीं, उसके बाद इतवार और पीर मंगल तक ना वो मुझे लेकर जाता रहा डॉक्टर वगैरह पे, और आगे फिर जुम्मा था, फिर जुम्मे को कुछ टेस्ट वगैरह कराया, बीच में गैप आ गया, फिर उसने ना मेरे साथ जाना था, बिल्कुल ठीक था, सारा कुछ था, आके बैठ के बातचीत भी करना, जैसे भाई की तरफ खाना छाना खाया, सारा कुछ किया है। फिर जिस दिन जुमेरात थी तो फिर मैंने इसे कहा कि सुबह हम लोग चलेंगे डॉक्टर पर, दूसरे डॉक्टर पर, तो आप ना ज़रा जल्दी आ जाइएगा ना। तो वो फिर उसके बाद वो नहीं मतलब आया, तो मैंने फिर दूसरे भाई को कहा, उसकी भी तबीयत ना 4 दिन से ना बहुत ख़राब थी, 4-5 दिन से ना भाई की तबीयत, तो इसलिए कि वो ज़रा वो भी काम में बिजी है, तो ये ज़रा थोड़ा सा भाई के साथ होता था, फ्री भी, तो मैंने कहा चलो इसके साथ ही चली जाया करूँगी ना। या ये साथ मेरा भाई बैठा हुआ सुलेमान, या इसके साथ मैं आती थी यहाँ पर ना जब, तो कोई भी काम होना, मुझे डॉक्टर पर जाना है, कोई वैसे कहीं जाना आना है, तो वो फिर मैं इनके साथ ही आया जाएगा करती थी ना। ठीक है, तो उस दिन जब आपने डॉक्टर पे जाना था खुरम के साथ, जी जी, तो खुरम को आपने रब्ता किया, क्या हुआ, कैसे? मैंने जब उसको डेली फ़ोन कर देती थी कि भाई आना है तुमने, तो वो आ जाता था, कभी फैसल को पहुंचता था तो कह देता था कि जाओ बाजी को इंतज़ार कर रही हैं, ले जाओ। तो उस दिन फिर जुम्मे का था, जैसा मैं आपको वही बात बता रही हूँ, तो वहाँ का भी जो चौकीदार उसने भी बताया है कि जैसे वो कभी कभार ना उधर रहता था ना, कि कभी लेट हो जाना उधर काम पे, तो फिर वो उधर ही रुक जाता था, कहता था चलो, जैसे घर जैसा ही वो था फ्लैट, तो वहाँ पे भी वो रहता था रात। तो वो कहता है कि उस दिन उसने शायद खाना भी बनाया हुआ था, भिंडियाँ शिंडियाँ, तो वो चौकीदार भी कहता है फिर उसको भी उसने गर्म करके दिया, खाया भी है ना। फिर फजर का टाइम हो गया, वो नमाज़ पढ़ने चला गया, वो भी जो है चौकीदार, और उसने भी यही कहा है कि ये भी मैंने इसको देखा कि नमाज, और उसके सामने भी जो इनका कोई फ्लैट और होता, वो भी कहता है मैं इसको डेली देखता हूँ कि ये फजर की ना नमाज ना पढ़ता है, और वो भी उसके बाद ही जाता है। तो उसने भी इसको नमाज पढ़ते हुए देखा है, और उसके बाद कहानी फिर हमें वाक़िया का पता कि इसके बाद ये क्या हुआ है उसके साथ। सबसे पहले उधर कौन गया फ्लैट में, किसने जाके देखा आपने? वो भी मैंने भाई को जिस तरह कहा ना, हमने उसको कॉल की है पहले, क्योंकि कॉल करके उसको उठा देते हैं, खुरम को ना कॉल करके उठा देते हूँ कि चलो वो जल्दी आ जाएगा, मैं जल्दी जाऊँगी, जल्दी फारिग हो जाऊँगी डॉक्टर से, और जुम्मा था, जुम्मा भी पढ़ लेगा। उसका ना फ़ोन बंद जा रहा था, फिर वही फैसल भाई ने कहा कि भाई इसका तो फ़ोन ना पता नहीं क्यों आज ऑफ किया हुआ है, तो कहता मैं काम करके, मैं कहा नहीं पहले उधर जाना। हमें कोई ऐसा शक नहीं था किसी पे भी, ना कभी होता। 3 दिन से वो मुझे लेके जा रहा है, आ रहा है, मैं उसके साथ तकरीबन पूरा दिन भी, आधा दिन भी, डॉक्टर पे आपको पता जाए तो टाइम लगता है, टेस्ट ये वो, कोई उसको ऐसा फ़ोन भी नहीं, कोई ऐसी बात नहीं एक्टिविटी, ना उसके कोई चेहरे से पता चलना इंसान कोई खौफजदा है किसी से या क्या है या कुछ लगा हुआ है, कुछ उसने ऐसी कोई बात नहीं हमें बताई ना कि ऐसा कुछ है मेरे साथ। और मैं पहले भी आती थी, ऐसे ही रहकर चली जाती थी, आते थे। तो फिर आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा? अब ये ही नहीं समझ आ रही ना कि इसकी या तो अब आके इन दिनों में किसी ऐसे लड़के के साथ या कोई दूसरे लड़के के साथ मिलजुल के कोई दोस्ती हुई है, कोई शायद ये जो मनशियात वाले या कुछ भी और हो सकते हैं इस तरह की बात में, तो या फिर इसको उनका कुछ ऐसा पता चला है या कुछ इसने कुछ देख लिया था उनको, कि जहाँ तक हमें मनशियात कितने अरसे से आपका भाई इस्तेमाल कर रहा था, वो पता? वो मतलब कि कम ही था, ज़्यादा नहीं, मतलब ना। शादी क्यों नहीं की थी आपके भाई ने? बस शादी उसकी करना चाह रहे थे, बस अब करते हैं फिर कुछ मुझे भी कहते थे, फिर वो ये था कि कभी 6 माह जॉब कर ली, फिर छूट गई, बीच में कुछ हो गया, तो मैं कहती थी चलो लगातार ये कर लें, तो उसके बाद फिर मैंने इनका ना मतलब शादी का ना फिर करती। और आप सिलसिला, जी मैं सबसे बड़ी हूँ। वालिदैन वगैरह वो फोत हो चुके हुए हैं, तो इसका मतलब है आप ही सारा घर के मामला वगैरह बड़ी हाँ बहन जी, होने इन के चीज़ों को इनको देखना करना सारा मैं करती थी ना। तो कोई कभी उसने, क्योंकि आप कह रही हैं कि 3 दिन आप साथ थी, तो कभी उसने बताया हो कि कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है, कोई लेन देन का नहीं, कोई भी नहीं ऐसा, कोई आप बहन भाइयों में जायदाद का कोई इशू चल रहा? नहीं, कोई भी नहीं, जायदाद का भी कोई हमारा ऐसा नहीं है कोई कि मतलब नहीं है हमारी के जायदाद का हो, कोई आपस में पैसे का। बल्कि वो जो मेरा भाई फैसल है ना,
वो माशाल्लाह जरा थोड़ा सा जिस तरह है अपने लिहाज से हमारी हालात से सेट है थोड़ा सा, वो बल्कि फिर भी इन लोगों की ना मदद करता रहता है कि कभी कोई कह देंगे हमने ये काम करना है तो वो कर दो, ये कर दो, और इसीलिए फिर उसने अभी फ़िलहाल अपने पास ही रखा ना इसको, इसलिए कि इमरान ने इसको ज़रा दे दिया था जवाब कि तुम इसी तरह ही ड्रामे कर रहे हो। तो आपको क्या समझ आती है कि क्या हुआ होगा वैसे, अगर आप, क्योंकि आखिरी दिनों में आप साथ थी, तो आपके ख्याल में क्या हुआ होगा? कोई दुश्मनी की वजह से या ये मंशियात फरोशों ने कोई मारा है या उन्होंने? ये मुझे यही वाला लग रहा है, यही सीन कोई लग रहा है ना इस तरह का है कि कोई मनशियात वाली जो लोग हैं ना शायद वो ही हैं जो इसके पास लड़के वगैरह आते थे, ये बल्कि कम ही जाता था। वहाँ पे भी जाएंगे आप प्लाजे में भी पता करेंगे, वो लोग खुद कहते थे कि ये ज़्यादा इधर ही होता था, सही, कि बहुत कम जिस तरह बाहर जाना करना। तो उसके बाद फिर भाई को कहा, भाई वहाँ पर गया है तो उसने जैसे नोक किया, नहीं खोला, फिर उसके पास भी चाबी होती थी, उसने खोला तो आगे देखा तो वो ब्लड ही ब्लड सारा। सलमान आप बताइएगा, भाई से रोज़ाना मुलाकात होती थी, इकट्ठे रहते हैं आप? नहीं रोज़ाना, पहले तो हम इकट्ठे होते थे ना, तो यहीं पे होते थे, तो इकट्ठे। आप किस इलाके में रहते हैं? मैं यहीं पे रहता हूँ जहाँ अच्छा, से। ये दोनों इकट्ठे रहते हाँ, हैं। तो अब जब दफ्तर चला गया था ना तो कोई हफ्ते बाद मुलाकात होती थी, मैं भी कॉम पे होता था, फिर कभी उधर जाना तो मुलाकात हो ये नहीं, फ़ोन पे बात हो जाती थी। तो मैंने तकरीबन उसके सारे जितने मुझे जिस पे था ना शक, दोस्तों से पूछा ये वो ऐसी कोई, वो उनमें से कोई नहीं है वो, और इतनी बड़ी कोई हरकत कर भी नहीं कर सकता यार, ये कोई छोटा सा काम तो नहीं है, ये तो सारे कह रहे हैं, ये तो समझ लें कि आप हिमानियत वाला काम हुआ है, तो गला काटना ये उसे। तो बहरहाल अब नहीं, जो भी है ना कुछ समझ नहीं आ रही, पता ही नहीं चल रहा, क्योंकि आप दोनों उम्रों में ऊपर नीचे हैं। हाँ, तो कभी भाई ने आपसे कोई डिस्कस वगैरह कुछ किया मंशियात फरोशों के हवाले से या किसी भी हवाले? कभी भी नहीं, कोई भी नहीं होता। तो मुझे थोड़ा सा भी शक हो तो बंदा उसको बताए, वो भी कह रहे हैं किसी भी शक है तो बताएं। आपके भाई के दोस्त कौन लोग हैं? दोस्त उसके इधर भी हैं, समनाबाद में भी हैं, मतलब काफ़ी सारे हैं दोस्त। क्या करते हैं वो लोग, कौन है? बस इसी तरह ही हैं, कोई काम शाम करते हैं, कोई इस तरह ही, तो बाकी रात को आके मिलते हैं कामों से आके, इस तरह ये वो। तो अब इतने सारे हैं ना, इसलिए कह रहा हूँ ना, नहीं पता इसका सिर्फ वही एक ही हल निकलना है कि हमें प्लाजा हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर ले, तो वो हमें सिटी। वो 3 दिन अस्पताल में रहे हैं, उन्होंने कोई बातचीत वगैरह नहीं आपसे की? वो कोमे में थे, कौमे में रहे। उन्होंने इतना मारा था बुरा, मैं आपको उसकी वीडियो दिखाता हूँ, बनी है सारी तस्वीरें, कि उन्होंने ये सर का ये भी तोड़ दी हुई थी यहाँ से, नहीं उनके हाथ में कुछ बाटे थे, वो मार रहे थे लोहे की चीज़ें, कोई ये चीज़ भी फाड़ दी, आँख भी उसकी डैमेज हो गई थी, ये हड्डी भी तोड़ दी हुई थी, इधर से ये तीन दांत टूटे। उन्होंने बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया है, जिसकी वजह से ना वो उसी टाइम कोमे में चला गया हुआ था, इतना उन्होंने मारा, इसलिए तो उसकी कोई आवाज़ ही नहीं गई। वहाँ प्लाजे ले कहते हैं हमें कुछ ज़रा सी कोई आवाज़ तो आती बाहर, अल्लाह जाने वो कैसे कहाँ गए हैं तरीके से, एक एक करके वो गए हैं, उसको कैसे पकड़ के उसको पहले या बेहोश करके मारा है उन्होंने, या मुंह पे कपड़ा रख के कोई, क्योंकि वो कहते हैं हमें बार बार ऐसे देखना, किसी का गला काटते हैं ना तो फिर भी हिलता है वो बंदा, मगर ऊपर नीचे कुछ होती है लाइन, पर ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट उनके गले की ना लाइन है कि जैसे ना बड़े कोई प्लानिंग से हर चीज वहाँ पर तसल्ली से काटा है, पकड़ के जैसे कि उन्होंने सब कुछ किया है कि पकड़ के गला काटा है, करवाए हैं या क्या चक्कर है, वो सारा कुछ उन्होंने करवा के तो फिर किया है। तो हम यही चाहते हैं, हमें इंसाफ चाहिए, हमें पूरी उम्मीद थी कि जब तक वो वहाँ पर था हॉस्पिटल में, हाथ पाँव सब कुछ वहाँ रहा था, सब कुछ था, सांस भी बिल्कुल नॉर्मल था, सांस भी उसका ठीक जा रहा था, ऑक्सीजन लगी हुई थी, तो हमें था कि ये होश में आ जाएगा, मतलब कि चलो वक्त लगेगा कि होश आ जाएगी, पर नहीं, उसका ना कुछ ऐसा ही नहीं था। 2 दिन वो बिल्कुल ठीक रहा, हर चीज़ में पकड़ती थी, ऐसे उतारता था, हाथ में पकड़ती थी तो उसका इस तरह होता था कि इतना ताकत के जैसे इसमें कितनी आ गई है, जाहिर है कोई इंसान कोई जिंदा है तो उसमें ताकत है ना, कि वो मेरे हाथ को पकड़ के छुड़ाता था कि मैं इसको उतारूँ, कभी वो जो उसकी नाली थी लगी हुई वो उतारूँ, पर वो हम लोग पकड़ लेते थे उसको। जिस दिन तीसरा दिन था, मैं गई हूँ कोई 1:30 बजे के ना, 1:30-2 बजे के करीब, मैं डेली मैं भी उसके पास ही होती थी ना, रात तक भी दिन में भी, तो तब तक ना वो थोड़ा सा ना उसकी तबीयत जैसे ना सांस लग रही थी। उसके बाद फिर ये भाई मेरे साथ थे, ये भी थे, मैं हॉस्पिटल में गया हूँ, जब मेरे सामने, क्या ताल्लुक है? ये मेरे दोस्त हैं, इनके साथ ही उनके साथ भी सलाम दुआ थी, ये सलमान भाई है, हम लोग समनाबाद में इकट्ठे रहे हैं, सामने हम मेरी दुकान थी और इनका घर था सामने, ठीक है। वो मैं जब हॉस्पिटल गया हूँ, उसको मैंने खुरम करके आवाज़ दी है, उसने मुझे हाथ से इशारा किया है, इतना वो होश में था, उसने मुझे हाथ से इशारा किया, मैंने कहा क्या हो गया, वो ऐसे ऐसे इशारा कर रहा था कि मैं बुरा हाल है मेरा। फिर मैंने उसके आगे हाथ किया, उसने मेरा हाथ पकड़ के दबाया है, और फिर मैं हाथ छोड़ता था तो फिर मेरा हाथ खींच के पकड़ लेता था। वो ऐसे उसको हो रहा था कि ये मेरे पास रहे, जैसे एक इंसान तकलीफ में या खौफजदा होता है ना, वो मेरा हाथ बार बार खींच रहा था, मुझे पकड़ रहा था।
वो बिल्कुल ठीक था। मुझे तो ये लगता है ये मिली साजिश है कुछ, उसको जिन्होंने मरवाया है, जिन्होंने उनको मारा है, उन्होंने ही उनको कोई इंजेक्शन वगैरह लगाया हॉस्पिटल में, क्योंकि हमारे सामने एक बंदा आया है, लड़का आया था। एक लड़का आया है। अब हम तो इस टेंशन में थे कि इसको पता नहीं क्या हो गया है, अल्लाह करे इसको होश आ जाए, क्योंकि इतनी बुरी हालत देख के इंसान जो है ना कंफ्यूज हो जाता है। अब वो बंदा टीका लगा रहा था मेरे सामने, और बाजी के सामने की बात है, वो टीका लगा रहा था ऐसे जैसे कोई नाड़ी नहीं लगाते, वो ऐसे लगा रहा था जो प्लास्टिक की जो लगी होती है ना वेन में, यहाँ पे नाली, उस नाली में वो टीका लगाने की कोशिश कर रहा था। उसने 3-4 बार कोशिश करके टीका लगाया। अब अल्लाह बेहतर जानता है ये क्या हुआ है क्या नहीं, लेकिन ये है कि वो ना उसका माँ थी ना उसका बाप था, यतीम बच्चा था। अब पुलिस भी, मतलब पुलिस को चाहिए इसकी जो मेडिकल रिपोर्ट, क्या उसको कहते हैं वो, पोस्टमार्टम रिपोर्ट इनको दी जाए, और वो भी नहीं मिल रही। ना कोई जो बिल्डिंग में डेथ हुई है उसकी जिससे गला काटा गया है। अब 4-5 बंदों का काम है ये, 5-6 बंदों का, क्योंकि उसके लातें पकड़ के, हाथ पकड़ के, फिर उसका गला सफाई से कटा हुआ था, क्योंकि अगर वो हाथ पैर मारता तो गले की छुरी ऊपर नीचे कहीं भी टक लगते। बड़े तरीके से उसको गला उसका काटा गया। अच्छा। फिर उसको मार मार के पहले उसको ज़ख्मी किया गया, आँख फोड़ दी गई है, ये सर पर ये पूरा उसका डैमेज किया हुआ था मार मार के। फिर उसके हाथों पे मैंने देखा है खुद अपने हाथ आंखों से, ये छुरी के निशान लगे हुए थे जगह जगह पे कट, जैसे वो कोई छुरी चलाता है तो इंसान हाथ बचाने की कोशिश करता है ना, वो उसके हाथ पे टक लगे हुए थे। ये एक यतीम मस्कीन बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ है, ज़्यादती हुई है। ना पुलिस इनको कोई सपोर्ट कर रही है, ना वो जिनकी बिल्डिंग में ये हुआ है, ना वो बिल्डिंग वाले साथ दे रहे हैं। ये गरीब हैं बेचारे, किधर जाएं? कोई इनकी, इमरान खान से मेरी अपील है कि कोई इनकी हेल्प की जाए, कोई इनका साथ दिया जाए। जो ये, थैंक यू। आप बताइएगा, आप मुद्दई भी हैं, लेकिन पुलिस आपके ऊपर भी शक करी, उसकी क्या वजह, आप पे क्यों शक किया जा रहा है? मैं उन्हें कह रहा था कि मुझे फुटेज निकलवा के दी जाए। मैं इस बात पे फोर्स करता था कि मुझे फुटेज निकलवाएं, आप पुलिस वाले आएँ, आप फुटेज निकलवाएं। ये मैंने बुलवाए हैं आपसे फोरेंसिक लेबॉर्ट्री वाले, ये फोरेंसिक लेबॉर्ट्री वाले अपना काम करें, आप जो है ना फुटेज तो कम से कम हमारे साथ चल के फुटेज तो निकलवाएं, ताकि हमें ये तो पता चले कि कौन बंदा यहाँ पर आया है। उसी से पता चल सकता है ना फुटेज से। मैंने कहा इनकी जो इस बात करने के ऊपर उन्होंने आप पे शक करना शुरू कर दिया। मुझे कहता है ये चोट कहाँ से लगी है इधर। मैंने कहा भाई मुझे भाई की कॉल आई थी, जब मैं आने लगा हूँ तो मैं गिरा हूँ तो मुझे लोगों ने उठाया है, तो मैं अगर आप खुद सोचें ना, मुझे उठाया है भाई सुनता है तो उसकी क्या हालत हो जाती तो मेरी उस वक्त हालत ऐसी थी कि मैं सुन के तो सिर्फ इस जख्म की वजह से वो कह रहे हैं कि इस जख्म की वजह से कह रहे हैं कि ये जख्म है। मेरी पिक्चर ली उन्होंने, मैं कहा जी ले लें पिक्चर आप, क्योंकि मुझे किसी बात का डर नहीं है। उन्होंने कहा मुझे डर नहीं है भाई, पिक्चर लो। आप अपने दफा भाई को कब मिले थे? नहीं, अगर फिर ये करता भी है तो फिर इतनी कोशिश क्यों कर रहा है कि हम पकड़ें? कि वो आपने कातिल आखिरी कौन दफा है? भाई को कब मिले थे आप? मुझे कुछ 2 दिन पहले इधर ही आया हुआ था, सारों से मिलके गया फौत होने से पहले। फोत होने से पहले जुमेरात वाले दिन इधर आया हुआ था वो, सारों से मिला है। मैंने उसे कहा यार मेरा जो अब आपको शक किस पे है? अब यही है कि वहाँ पर जो लोग गए हैं फुटेज निकलेगी तो हमारे सामने आएगा, तो क्या कहेंगे? शक में तो मैं आपको लगता है पुलिस आपसे ताबू नहीं कर रही? जी हाँ, यही है बस। जी तावन तो तब होता ना कि फुटेज वगैरह निकलवा के देते, हमारा साथ देते, हमें पता चलता कि ये लोग हैं जिन्होंने हमारे भाई के साथ इतना बुरा तशद्दुद किया है, उसको वहशाना तो तशद्दुद किया गया है, इस तरह तशद्दुद किया गया है कि आप अगर आप देख लेते तो आप भी रो पड़ते। इतना उसे बुरे तरीके से मारा गया। तो पुलिस क्यों नहीं आपसे ताबन कर रही है? आपको क्या लगता है, क्या पुलिस को इतने बासर पुलिस मुझे थ्रेट करना शुरू कर दिया पुलिस ने। मुझे कहते हैं थाने चल, डीएसपी साहब की कॉल आ गई है। मैंने कहा सर डीएसपी साहब को कहें मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ, हमें कोशिश करने दें फुटेज की, हम फुटेज के लिए भाग दौड़ करते हैं प्लाजे के अंदर, हम कोशिश कर रहे हैं, या आप भी हमारे साथ यार साथ दे दो, इनको पूछो तो सही यार कि फुटेज वगैरह निकाल दें। वो कहता है जी 2 दिन से तो कैमरे हम ठीक करवा रहे हैं जी। अच्छा सारे प्लाजे के कैमरे जो हैं वो बंद हो गए, एक ही दफ़ा ये बंद कर देंगे और सारे प्लाजे के कैमरे बंद हो गए तो ये सारे सही करवा रहे हैं। देखें जी एक फर्स्ट फ्लोर है, उस पर 1 कैमरा या 2 कैमरा सही कर रहे हैं। तो आप कह रहे हैं प्लाजे वाला भी जानबूझ के आप लोगों के साथ ये कर रहे हैं, या मुलविस है वो भी? हम उनसे फुटेज मांगते हैं, हमें फुटेज कोई नहीं दे रहा, तो फिर वो मुलविस ही हैं। पुलिस ने फुटेज ली प्लाजे वाले से? नहीं ली, वो मुझे कहते हैं चल भाई इधर गाड़ी में बैठ,
तुझे SHO बुलवा रहा है, SHO साहब का हुक्म है, जल्दी से आ थाने इधर, और उधर आके एप्लीकेशन दे। मैं कहा सर क्या कहेंगे अब आप इंसाफ के लिए, क्या कहेंगे? बाजी आप बताइए क्या कहेंगे आप इंसाफ के लिए? मैं तो बस यही चाहूँगी कि हम इतने नहीं हैं कि जो हम लोग इन लोगों के साथ इतना कर सकें। बस हम यही चाह रहे हैं कि हमें ना ये जो है इमरान खान से भी हमारी अपील है, इनसे भी, कि हमें बस इंसाफ चाहिए कि ये जो लोग हैं, पुलिस वाले हैं, प्लाजे वाले हैं, ये हमारे साथ तावन करें, इसलिए कि वो उसको बहुत बेदर्दी से मारा गया। वरना आम रूटीन का कोई और चीज़ होती तो हम लोग इतना ना कहते कि इस तरह करें उस तरह करें। अच्छा खासा वो ठीक ठाक था, किसी से दुश्मनी नहीं, कोई कुछ नहीं। ये बहरहाल किसी की मिली भगत है या क्या है, जो भी है, कि ये कि पुलिस भी हमारे से तावन करे और प्लाजे वाले भी तावन करें कि हमें फोटेज दें कि जिससे हमें कुछ पता चले। इसलिए कि अभी हम किसी को कुछ नहीं कह सकते कि किस पे शक करें ना। बाकी सबसे हम पूछ रहे हैं, उनके दोस्तों से हर एक से बात की है, वो कोई कुछ नहीं बता रहा। वो कह रहा है कि नहीं हमें खुद नहीं पता, अभी मिला था इस तरह मिला था, उस तरह मिला था। वो लोग कोई भी नहीं है। और जब हॉस्पिटल में भी अब हमें शक हो रहा है, मेरे भी जेल में अब एक भाई हो इस हालत में पड़ा हो तो उसकी बहन और भाइयों की क्या हालत होगी, आप खुद सोचें। और एक लड़का आया है, हमने कहा शायद ये डॉक्टरों ने ही भेजा है कि उसको इंजेक्शन लगाकर बस गया है, उसके बाद ही बस उसकी ना तबीयत ख़राब होना शुरू हुई है कि ना उसके हाथ ना पाँव फिर आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू हुए, वरना वो हाथ पाँव उसके चल रहे थे, सारा कुछ था। बहुत शुक्रिया। और आप मकतूल के बुरसा की गुफ्तगू सुन रहे थे। इस तरह का ये कोई पहला वाक़या नहीं, इससे कबल भी हमने 2-3 प्रोग्राम किए हैं जिसके अंदर मंशियात फरोशों के ऊपर इल्ज़ाम आ रहा है कि उन्होंने बंदों को कत्ल करवा दिया। अभी हाल ही में शालामार के इलाके में अबू वैस नामी लड़के को भी इसी तरह फायरिंग करके कत्ल किया गया। उससे कबल शादरा टाउन के अंदर हमने एक प्रोग्राम किया, उसके अंदर भी मंशियात फरोशों का ताने बाने जो थे मिल रहे थे। और आप इनकी भी गुफ्तगू सुन रहे हैं कि इनके भाई की ना तो किसी से दुश्मनी थी, ना लेन देन का कोई तनाज़ा था। हाँ, हल्का फुल्का वो कहते हैं कि नशा कर लेता था, लेकिन इनको शक है कि जिस कंपनी में वो बैठता था शायद वो मंशियात फरोशों या उससे मुंसलिक लोगों की थी, और हो सकता है कि उन्होंने मारा। नहीं, कंपनी तो वो हमारे भाई मतलब अच्छा जो गैदरिंग तो वो अभी इनकी ग्रीवियंसेस ये हैं कि जो प्लाजा मालिक है वहाँ पे जगह जगह कैमरे लगे, वो कैमरे की फुटेज नहीं दे रहा। पुलिस जो है वो मुद्दई को ही हरासा कर रही है कि तुम्हारे चेहरे पे ज़ख्म कैसे लगा है, शायद तुमने ही कत्ल किया है। इनकी सिर्फ यही एक मुतालबा है इनका कि इनके भाई के कातिलों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए, और जो लोग इस केस को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं उनको भी कैफियत इमदाद तक पहुँचाया जाए। सीनियर माहिर कानून जी खान तारिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जिस केस के ऊपर आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं इसके अंदर इब्तदाई तौर पे अगर आप सिर्फ बुरसा की गुफ्तगू सुने तो उसके अंदर एक पुलिस मुद्दई को ही कसूरवार या कसूरवार नहीं, आप शक कर रही है कि मुद्दई के ऊपर ही उनको शक है। फिर दूसरा जो मुद्दई हैं वो मंशियात फरोशों के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, और फिर एक इस पर तीसरा एस्पेक्ट भी है जिसके अंदर हमने देखा है कि लाहौर के अंदर बहुत से वाक़यात हुए हैं और उसके अंदर दुश्मनियाँ भी हुई हैं जो गाड़ियों की बैंक फाइनेंसिंग और लीजिंग होती है। खान साहब से जानने की कोशिश करेंगे कि ये केस किस तरह का है, और क्योंकि पुलिस इसमें मुद्दई के ऊपर भी शक कर रही है तो फिर केस किस तरह से प्रोसीड करता है, कोर्स ऑफ लॉ जो है वो किस तरह पूरा होता है। खान साहब, एक तो हमेशा की तरह आपने शफकत फरमाई बात किया, 302 का एक पर्चा दर्ज होता है जिस पहले बंदा जो है वो जिंदा है और इंतहाई तशद्दुद उसकी बॉडी मिलती है जिसका गला भी कटा हुआ है, और 3 रोज़ के बाद जाके वो दम तोड़ जाता है। और मुद्दई नामालूम लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हमें अगर कुछ वक्त दिया जाए तो हम आपको बता सकते हैं कि कौन लोग मुलविस होते हैं, लेकिन पुलिस जो है वो कहती है कि नहीं, आप नामालूम के खिलाफ पर्चा दर्ज करा दें। क्या नामालूम मुकदमा दर्ज करवाने और नामजद मुकदमा दर्ज करवाने से कोई कानूनी पेचीदगी पैदा होती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल कानूनी पेचीदगी पैदा होती है, और उसकी बुनियादी वजह ये है कि जब हम किसी को नामजद कर देते हैं तो उसकी हद तक हमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एविडेंस कलेक्ट करनी पड़ती है, और उसको फिर मुकदमे के साथ लिंक अप करने के लिए मैं समझता हूँ कि कमज़ोर किस्म के ठोस शवाहिद की बजाय कमज़ोर किस्म के शवाहिद जो वो अनेक्स किए जाते हैं, जिसका फ़ायदा अल्टीमेटली जो है वो फिर पुलिस को या मुलजिम को ही होता है। इस सूरत हाल के अंदर जहाँ FIR ओपन हो और इंसिडेंट को किसी ने ना देखा और उसको रिपोर्ट किया जाए, सिर्फ इस हद तक के इंसिडेंट की इतला मिली है, इसमें इन्वेस्टिगेशन का स्कोप बड़ा वाइडर होता है।
और इन्वेस्टिगेशन 3-4 पहलुओं पर करने के बाद इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है वो असली मुलजिमों तक पहुंच पाते हैं। खास साहब, इसके अंदर जो मुद्दई है पुलिस उसके ऊपर भी शक कर रही है, जो सगा बड़ा भाई है, और पुलिस इस चीज़ के ऊपर शक इस वजह से शक कर रही है कि उसके गाल के ऊपर एक जख्म का निशान है जो ताज़ा है, और पुलिस उसको इंटेरोगेट करना चाहती है, लेकिन वो अभी कहता है कि मैं इन सारे मामलों में फंसा हूँ इसलिए मैं टाइम नहीं दे सकता। इस पर आप क्या कहेंगे कि मुद्दई के ऊपर ही शक केस किस तरह चलता है? देखिए, मर्डर केसेस की ये हिस्ट्री रही है कि वहाँ पर बहुत सारे जो असल मुलजमान हैं वो अपने आप को और कानून को अपने आप को बचाने के लिए और कानून को धोखा देने के लिए मुद्दई के शूज़ में खड़े हो जाते हैं। ये ऐसी बेशुमार मिसालें मौजूद हैं जो मुद्दई मुकदमा ही असल मुलजम निकला है, लेकिन ये सारी बातें अभी मफरूज़े की बुनियाद पर होंगी, इसलिए कि एक तो जो उसके चेहरे पर निशान है उसके हवाले से वो अभी तक कोई खातर खा जवाब नहीं दे सका, जिसके लिए पुलिस का इस ख्याल को तक़वियत मिल रही है कि शायद इसकी किसी तरीके से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है। और देखना ये होगा कि मकतूल के नाम पर प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उसके एसेट्स क्या हैं और उसके माली और माशी मामलात क्या थे, क्योंकि अगर भाई भाई के साथ इस किस्म के मेरे जुर्म में जाता है तो उसके पीछे बुनियादी वजूहात जो है वो घरेलू झगड़ों के अलावा अक्सर व बेशतर जायदाद और माशी जो मजबूरियाँ उसकी है उनके बायस कोई हालात जो पैदा हुए हैं वो होते हैं। इस वक्त तक सिचुएशन ये है कि जैसे आपने FIR मैंने भी देखी है और आपने भी मुझे बताया है कि FIR के कॉन्टेंट्स के मुताबिक इस वक्त पुलिस के पास 3 ऑप्शन खुले हुए हैं कि सबसे पहले वो मकतूल के कारोबार को देखेगी कि उसके कारोबार से जुड़े हुए वो लोग क्या थे और मकतूल जो है एट द टाइम ऑफ डेथ टिल द टाइम ऑफ डेथ अपने किन किस्म के कारोबारी उलझनों का शिकार था। जो लोग लीजिंग की गाड़ियों का कारोबार करते हैं उनके मामलात के अंदर बेशुमार मसाइल हैं, क्योंकि लीजिंग की गाड़ियाँ अक्सर गलत बयानी के बायस कैश की गाड़ियाँ करके फ़रोख्त कर दी जाती हैं और उसके बाद जब ख़रीदार के इल्म में ये बात आती है कि वो गाड़ी दरअसल लीजिंग की है और उसके साथ फ्रॉड हो गया है तो उसके कॉन्सिक्वेंस में भी कोई जुर्म हो सकता है। लिहाजा वो लोग जो उसके साथ कारोबारी तौर पर जुड़े हुए थे उन पर भी शक किया जा सकता है। तीसरा एक शक जो आप बता रहे हैं कि वो मंशियात फरोशों के हवाले से, इस वक्त एक नौजवानों की एक बहुत बड़ी नस्ल जो है वो बदकिस्मती से मंशियात की लानत में मुब्तला होती चली जा रही है और मुझे ये सोचकर बड़ी हैरत होती है और बतौर फौजदारी वकील ये देखकर भी हैरत होती है कि 98% FIRs जो हैं वो एक ऐसे स्टफ़ की, एक ऐसे नशे की, एक ऐसे कॉन्सेंट की बुनियाद पर की जा रही हैं, यानी चर्च की बुनियाद पर, जिसको शायद एक बहुत बड़ा तबका यूज़ नहीं कर रहा, जबकि दीगर जो मुल्क के अंदर नशे इस वक्त हमारी नौजवान नस्ल के लिए जहर कातिल की तरह फिर रहे हैं। उसके अंदर कोकीन है, उसके अंदर पार्टी ड्रग्स हैं, उसके अंदर दीगर ड्रग्स हैं, ये आइसिंग है, लेकिन आपको पुलिस के रिकॉर्ड में इसकी FIRs नहीं मिलेगी। मैं समझता हूँ कि पुलिस जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ बकिया मंशियात के फ़रोग को एक किस्म का सपोर्ट कर रही है और अपनी कारकर्दगी दिखाने के लिए ये चर्च जैसे फजूल स्टफ़ का, फजूल कंट्राबैंड के FIRs दे रही है। अब आपके मुकदमे के हवाले से, जिस मुकदमे के हवाले से आप प्रोग्राम कर रहे हैं, यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन का स्कोप बड़ा वाइडर है और चूँकि FIR में किसी को नामजद नहीं किया गया, इसलिए तफ्तीशी अफसर के पास ये खुला ऑप्शन है कि वो मुकदमे को असल हक़ाइक़ तक पहुँचने के लिए जिस भी रास्ते से चलना चाहे जाए और उसके वालिदैन की और हम कानून के जो माफिद है हमारी ये ख्वाहिश होगी कि असल मुलजमान जो है वो कानून के कटहरे में आए। हाँ सर, वेरी प्रिसाइजली आप फौजदारी का वसी तजुर्बा रखते हैं, कई दहाइयों का तजुर्बा है आपका। इतनी तशद्दुद करके, इतनी बर्बरियत से किसी को कत्ल किया जाए, उसके पीछे क्या मुहर्रिक निकलते हैं? जब केस चलता है, जरा होती है, तो क्या पता चलता है आपको? आपका तजुर्बा क्या कहता है? देखिए, एट रैंडम जब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स और इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज मौके पर पहुंचती हैं और लाश पर जब इस किस्म का तशद्दुद हो या विक्टिम पर इस किस्म का तशद्दुद हो, तो वहाँ पर तो पहला इंप्रेशन ये आता है कि जो मुलजिम पार्टी है उसका यकीनन उसके साथ किसी ना किसी हवाले से कोई राब्ता है और वो एनिमिटी और वो ग्रज जो है उसका लेवल इतना ज़्यादा हाई है कि उस एनिमिटी को सेटिस्फाई करने के लिए लाश की बेहुरमती भी की जाती है और बेशपनाह तशद्दुद भी किया जाता है। और इसे समझ लीजिए कि ये डेथ थ्रू टॉर्चर जो है, इसके बाद पुलिस के पास सोचने के लिए बड़ा एक वादे मौका होता है कि कौन से वो लोग हो सकते हैं जिनके साथ इसकी इतनी संगीन दुश्मनी है या कोई इसने इनका इतना संगीन नुकसान मुलजिम पार्टी को पहुँचा रखा है जिस ग्रज को सेटिस्फाई करने के लिए वो इंतहाई गैर अखलाकी हरकत और इतना तशद्दुद करते हैं। अच्छा खान साहब, इसके अंदर ये भी फरमाइएगा कि
इसके अंदर कोई मौके पे गवाह नहीं है। सीसीटीवी कैमरास उस प्लाजा में लगे हुए हैं, लेकिन मालिक अभी तक सीसीटीवी कैमरास की फुटेज जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर सका। वो कहता है कि कैमरास ख़राब थे। तो इनका फेट क्या होता है अदालतों में? देखिए भाई, ऐसे मुकदमात जिनके अंदर मुलजमान को नामजद नहीं किया जाता, गवाहान नामजद नहीं है, गवाहान के बारे में बताया नहीं गया कि वो कौन लोग हैं जो इस मुकदमे को सपोर्ट करेंगे, ये सारा मुकदमा सर्कमस्टांशियल एविडेंस के गिर्द घूमता है। और सर्कमस्टांशियल एविडेंस की बुनियाद पर मुकदमा अगर प्रोसिक्यूशन जो है वो मुकम्मल तौर पर इन्वेस्टिगेशन करके और प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री और सर्कमस्टांशियल एविडेंस साथ कोलैबोरेट करके चालान के साथ सबमिट नहीं करती, तो इसका फ़ायदा फिर मुलजमान को जाता है। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि इस किस्म के मुकदमात की तफ्तीश जो है वो एक इंतहाई ज़िम्मेदार पुलिस अफसर से करवाई जानी चाहिए, ताकि मुकदमे के हक़ाइक़ सामने आ सकें और वो मुकदमे की तफ्तीश को भी इस तरीके से यकजा करे, इस तरीके से मुकदमा यकसू करे कि कल अदालत में मुलजमान किसी भी किस्म के बेनिफिट लेकर वो अदालत से बरी ना हो सके और वारसान को हकीकी इंसाफ मिल सके। बहुत शुक्रिया। बड़ा वैलिड पॉइंट इन्होंने रेस किया है कि इस तरह के केसेस जिसके अंदर सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस के ऊपर केस ने चलना होता है और चलान जो है वो सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस की बुनियाद पर ही सबमिट होना है, तो उसके अंदर अगर अच्छा और फ़र्शनास किस्म का तफ्तीशी नहीं लगा होगा तो केस के अंदर कहीं ना कहीं पे लकूनाज रह जाएंगे जिसका मुलजमान को फ़ायदा होगा। जिस तरह से तशद्दुद करके शख्स की जान ली गई है, हमारे नफ्सियात इस बारे में क्या कहते हैं वो भी जानते हैं। जिस केस के ऊपर हम आज प्रोग्राम कर रहे हैं, आपने मुद्दई की और मकतूल की अहले खाना की गुफ्तगू सुनी। इंतहाई बर्बरियत का मुजाहरा किया गया खुर्रम को कत्ल करते वक्त। ना सिर्फ उसकी इशारा काटी गई बल्कि उसको स्कल को भी 2-3 जगह से डैमेज किया गया। बकौल मुद्दई के उसकी आँख को बुरी तरह मुतासिर किया गया और साथ ही साथ उसके जिस्म के ऊपर भी तशद्दुद के बड़े वाज़ेह निशानात मौजूद थे। अगर किसी ने दुश्मनी निभाई है तो वो यूजुअली आजकल देखा यही जाता है कि फायरिंग करके बंदे को मार देते हैं, या अगर हो भी तो छुरियों के बार वगैरह करके कत्ल कर देते हैं। लेकिन जिस तरह से अजियत दे के उसको मरने के लिए उस खाली फ्लैट पे छोड़ दिया गया, ये किस तरह की साइकोलॉजी है? ये क्या बंदा क्या सोच रहा होगा जिसने ये सारा कुछ किया है? और जिस तरह आपने मुद्दइयों के खदशात सुने कि ये एक बंदा नहीं एक से ज़्यादा का काम लगता है, तो ये तमाम चीज़ें जानने के लिए हमारे नफ्सियात ताहिरा रुबाब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानेंगे। ताहिरा, एक तो वक्त भी बहुत शुक्रिया। ये यूजुअली देखने में ये आता है कि क्राइम रिपोर्टर कि अगर आप किसी की दो पार्टियों की आपस में दुश्मनी चल रही है तो वो अपनी दुश्मनी निभाने के लिए उसकी घात लगाते हैं और फिर उसको फायरिंग करके कत्ल कर देते हैं, या बहुत ज़्यादा हो तो छुरियों के बार वगैरह करके कत्ल कर देते हैं। इस शख्स को इंतहाई बुरी तरह पहले टॉर्चर किया गया और उसके बाद उसको उसकी इशारा काट के कत्ल कर दिया, यानी मरने के लिए वहाँ पे छोड़ दिया गया और 3 दिन बाद वो कत्ल हुआ, यानी फौत हो गया। क्या कहेंगे इसके ऊपर? किस तरह की मेंटालिटी है? बेसिकली इस तरह के जो केसेस हैं जिसमें लोग जो है यूजुअली लोगों को अजियत देते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं कि साइकोपैथ एक पर्सनैलिटी होती है जो कि प्लेजर उनको मिलता है लोगों को पेन दे के, और जितना ज़्यादा वो पेन देते हैं उतना ही वो प्लेजर जो है वो फील करते हैं। मे बी इस तरह का कोई बंदा जिसने ये कत्ल किया है उसकी पर्सनैलिटी इस तरह की हो कि वो उसको किसी को तकलीफ़ दे के जो है वो प्लेजर मिलता हो। और रिवेंज जो है एक दूसरी इसकी वजह हो सकती है, क्योंकि जब लोग रिवेंज लेने के ऊपर आते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्से का इजहार जो है वो हो रहा था, तो उस सूरत में इस तरह का तशद्दुद जो है वो देखने में आता है। मगर आम तौर पे जैसे आपने खुद ये भी कहा है कि आम तौर पे लोग बस मार दिया और बात ख़त्म होगी, मगर ख़ास तौर पे जब आपको लगे कि बॉडी के ऊपर और भी वायलेंस के बहुत सारे और भी निशानात नज़र आ रहे हैं और बुरी तरह, और फिर उसको छोड़ दिया गया है, तो ये 2 ही चीज़ें हो सकती हैं कि या तो वो इंसान जिसने मारा है वो साइकोपैथ है और उसको प्लेजर सीकिंग होता है पेन दे के, और दूसरा जो है उसकी एक बहुत बड़ी वजह जो है वो रिवेंज हो सकती है। आउट ऑफ रिवेंज उसने उस इंसान को इतना ज़्यादा पेन जो है वो किया है। इसके अंदर ताहिरा जो मुद्दई हैं वो ये भी कहते हैं कि उनका भाई कुछ अरसे से मंशियात का इस्तेमाल वगैरह कर रहा था और मुमकिना तौर पे कोई मंशियात फरोशों का ग्रोह है जिसने ये सारा कुछ किया है।
अभी हाल ही में 2-3 हमने प्रोग्राम ऐसे किए जिसके अंदर मंशियात फरोश लोगों ने किसी न किसी शख्स की जान ली। शादरा टाउन के अंदर एक कत्ल हुआ और अभी हाल ही में शालामार के इलाके में भी कत्ल हुआ। ये जो इस तरह के इलीगल एक्टिविटीज़ में होते हैं वो ज़्यादा पुरतशद्दुद क्यों होते हैं? बेसिकली पुरतशद्दुद इसलिए होते हैं कि उनकी अपनी लाइफ हिस्ट्री भी इसी तरह से होती है कि उन्होंने कहीं ना मोस्टली, नॉट 100%, मोस्टली लोगों की लाइफ हिस्ट्री इस तरह की होती है कि उन्होंने अपनी लाइफ में भी इसी तरह के तशद्दुद को देखा होता है किसी न किसी लेवल के ऊपर। जिन लोगों की हम बात कर रहे हैं कि वो लोग साइकोपैथ होते हैं, एंटी सोशल होते हैं, उनका मसला ही यही होता है उमर कि उन लोगों में रहम और दूसरों के साथ सिला रहमी जो है इस चीज़ की कमी बहुत ज़्यादा होती है। दूसरों को नुकसान पहुंचा के, किसी भी किस्म का नुकसान पहुंचा के, उनकी प्रॉपर्टी को, उनकी जान और माल को, किसी भी चीज़ का नुकसान पहुंचा के वो खुश होते हैं। और यूजुअली वो लोग जो हैं वो डिसोबीडियंट होते हैं टूवर्ड्स द लॉ एंड इन्फोर्समेंट, और जो वैल्यूज सोशल नॉर्म्स हमारे बने होते हैं उनके खिलाफ वो चलने को अपने आप को बड़ा समझते हैं इस चीज़ के लिए। और जैसे अक्सर जो लोग ड्रग्स में ख़ास तौर पे इन्वॉल्व होते हैं, और वो लोग जो कि ख़ास तौर पे रोज़ाना अपने घरों में अपने इर्द गिर्द तशद्दुद बहुत ज़्यादा देखते हैं। एक चीज़ बार बार देखने से उसका जो लेवल ऑफ जो होता है ना, जो कि आपको इफ़ेक्ट करने का लेवल जो होता है वो नीचे जाना शुरू हो जाता है। सो आपको एक तो वो पेन उतनी ज़्यादा फील नहीं होती, और फिर क्योंकि ड्रग जो है यूजुअली जो है लोग देखने में ये आता है कि वो लोग जो कि ड्रग जिस तरह से यानी उनको एक स्पर देता है, एक फ़ौरन वो एक स्पाइक आती है उनके अंदर, लोगों को तशद्दुद करना और मारना भी इसी तरह से लोगों को प्लेजर देना शुरू कर देता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। और मारना और पेन देना भी एडिक्शन की एक जो है काइंड हो सकती है एट अ सर्टन टाइम एंड पॉइंट, किसी एक जगह पे जाके इस तरह की चीज़ें जो हो जाती हैं। तो इस तरह के लोग जो कि इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं वो ऑलरेडी जो है उनका वो जो सॉफ्टर कॉर्नर ऑफ लव एंड केयर वाला होता है वो ऑलरेडी जो है वो, क्योंकि उन्होंने खुद एक्सपीरियंस नहीं किया हुआ होता इन चीज़ों को, और फिर जो है इन्होंने उनके लिए नॉर्मेलिटी जो है दूसरों को प्रॉब्लम करना, पेन देना, उनकी जानो माल को ख़तरा पहुंचाना, उनके लिए एक्चुअली नॉर्मल चीज़ें जो हैं वो बन जाती हैं। सो इसलिए उनके ऊपर फ़र्क नहीं पड़ता कि वो किस तरह से इंसानों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अभी कुछ अरसे से एक रुझान बना हुआ है कि अंडरवर्ल्ड के ऊपर, मंशियात फरोशों के ऊपर, इस तरह की जो इलीगल एक्टिविटीज़ में मुलविस लोग हैं उसके ऊपर सीरीज़, फिल्में और इस किस्म की शॉर्ट फिल्म जो हैं वो बड़ी शूट होती हैं, और उसके अंदर दिखाया जाता है कि दो ग्रुप जो हैं मंशियात फरोशों के, वो एक ग्रुप के बंदे को उठाते हैं, बड़ी तशद्दुद करते हैं और उसके बाद उसको सड़क के ऊपर कहीं फेंक जाते हैं। आपको लगता है कि इस तरह की चीज़ें जब हम देखते हैं तो वो हम एक्चुअल लाइफ में भी उसको करने की कोशिश करते हैं, और ये सारी चीज़ें जिस तरह की भी हो रही हैं कि पुरतशद्दुद वाक़यात हो रहे हैं और उसके बाद बंदे को मरने के लिए छोड़ जाते हैं या सर में गोली मार जाते हैं या नशा पहले इतना ज़्यादा उसको करवाते हैं कि वो अपने सेंसेस से बाहर हो जाता है, फिर उसका फ़ायदा उठा के उसको कत्ल कर देते हैं, ये उन चीज़ों से हम इंस्पायर होकर ये सारा कुछ कर रहे हैं? बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। जितना ज़्यादा आपका एक्सपोजर होता जाता है, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि वो अपने एक्सपोजर को मैनेज कर सकें। मसलन जितना ज़्यादा वो चीज़ों को देखते जाते हैं उसके साथ बेहतर तौर पर मैनेज कर लें और उसमें से नेगेटिविटी में से भी पॉजिटिविटी एक्सट्रैक्ट करें, ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। ज़्यादातर लोग जिनका एक्सपोजर जो है वो हो रहा होता है चीज़ों की तरफ, चाहे वो नेगेटिविटी की तरफ हो, चाहे वो और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर, जैसे हम देखते हैं कि सोसाइटी में और बहुत सारी चीज़ें इस वक्त हो रही हैं, अगर वो इस काबिल नहीं है कि उस एक्सपोजर को हैंडल कर पाएँ तो वो चीज़ें जो हैं उनके ऊपर फिर नेगेटिव ही इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं। और फिर मीडिया जो है ख़ास तौर पे जो विजुअल मैसेजेस होते हैं, दे आर द स्ट्रॉन्गेस्ट वंस। जितना ज़्यादा आप वॉयलेंस अपने देखते हैं, जितना ज़्यादा टाइम आप वॉयलेंस को देखने में लगाते हैं, उसका मैकेनिज़्म एक ये है कि जैसे आप देख रहे हैं आपके दिमाग में भी एक और फिल्म वैसे ही सिमिलर फिल्म जो चल रही होती है। एक तो आप देख रहे हैं, दूसरा आपके दिमाग में भी वही चीज़ चल रही होती है। सो वो बंदा जो कि ऑलरेडी जो है एंटी सोशल है, जो कि साइकोपैथ है, उसके लिए वो चीज़ बहुत ज़्यादा क्लिकिंग हो सकती है और वो उसको उसी तरह से परफॉर्म करने की तरफ जो है वो जा सकता है जिस तरह से उसको देख रहा है। मीडियम जो है हमारा, जैसे मीडिया जो है ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, जिसको आप मीडियम कहेंगे, वो है जो लोगों में वायलेंस क्रिएट कर सकता है, नेगेटिविटी क्रिएट कर सकता है। बट एट द सेम टाइम अगर इसको हम पॉजिटिवली यूज़ करें तो ये पॉजिटिविटी भी उसी तरह से ही इंड्यूस कर सकता है जैसे नेगेटिविटी इंड्यूस होती है। बट वी द ह्यूमन बींग्स, हम लोग जो हैं, वी आर प्रोन टूवर्ड्स नेगेटिविटी मोर। हम नेगेटिविटी की तरफ जो है ज़्यादा जाने वाले में से, और नेगेटिविटी और फेलियर्स जो हैं वो हमें ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं करते, यानी वो हिट हमें ज़्यादा करते हैं। सो इसलिए हम बड़े आराम से चूज़ जो है वो, अक्सर लोग जो कि नेगेटिविटी में होते हैं या एंटी सोशल पर्सनैलिटीज़ के साथ होते हैं, वो आराम से नेगेटिविटीज़ को चूज़ करते हैं और फिर उसको एक्ट अप ऑन करने की भी
कोशिश जो है वो कर रहा है। वेरी प्रिसाइजली। क्या कोई सगा भाई अपने अगर छोटे भाई को कत्ल करने की कोशिश करता है तो वो इस तरह से इतनी बर्बरियत का मुजाहरा कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, और उसकी वजह जो है, जैसे फैक्टर्स हम पहले ही बात कर चुके हैं मे बी, क्योंकि अगर कोई छोटा भाई अपने बड़े भाई को इस तरह की चीज़ें कर रहा है तो अक्सर ये देखा गया है कि बच्चों में जो है सिबलिंग राइवलरी एक बहुत बड़ी चीज़ है, जिसको मैंने अपने क्लिनिक पे बहुत एक्सपीरियंस किया है कि लोग आके कंप्लेन करते हैं कि मेरे माँ बाप ने मेरे बड़े भाइयों को इस तरह ट्रीट किया, मुझे इस तरह से निगलेक्ट किया, ये वो। समटाइम्स तो लोग इस चीज़ को हैंडल कर जाते हैं, बट समटाइम्स लोग इस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाते, और फिर वो जो सिबलिंग राइवलरी है वो जब आप जवान भी हो जाते हैं, बूढ़े भी हो जाएं, वो आपके अंदर रूटेड ही रहती है अगर वो मैनेज ना हो पाए। सो ऐसा मुमकिन है कि कहीं ना कहीं सिबलिंग राइवलरी भी हो, जिन्होंने इस तरह का कोई अगर एग्जैक्टली ये एक वजह हो सकती है। एंड देन एट द सेम टाइम जो है वो जैसे हमने बात की कि एंटी सोशल हो सकता है बिहेवियर, और मे बी प्लेजर सीकिंग आउट ऑफ पेन जो है वो हो सकती हैं। ये 2-3 चीज़ें जो हैं वो हो सकती हैं, मगर सिबलिंग राइवलरी किसी भी हद तक जा सकती है। बहुत शुक्रिया। माहिर नफ्सियात ताहिरा रुबाब साहिबा की आप गुफ्तगू सुन रहे थे। आपने मुद्दईयों की गुफ्तगू सुनी। उनका कहना है कि उनको और कुछ नहीं चाहिए, बस इतना वो जानना चाहते हैं कि उनके भाई के कातिल कौन है, और जिस बेदर्दी से उनके भाई को कत्ल किया है उसकी वजह से उनके अंदर ज़्यादा बेचैनी है और ज़्यादा गम और गुस्सा पाया जाता है, क्योंकि उनके भाई को इंतहाई अज़ियतनाक मौत जो है वो दी गई है। और दूसरी जानिब पुलिस के रवैये से भी वो खासे नाला हैं। उनका कहना है कि पुलिस अपनी तफ्तीश करने की बजाय उन्हीं के ऊपर शक करी जा रही है, और जिन मुलजिमान ने ये कत्ल किया है या जो CCTV फुटेजेस, जो शवाहिद उनको इकट्ठे करने चाहिए, उसके अंदर वो ताख़ीरी हरबे अपना रहे हैं। जबकि आपने ताहिरा की गुफ्तगू सुनी। ताहिरा रुबाब साहिबा का यही कहना है कि इस तरह के मुलजमान जो हैं उनके अंदर पुरतशद्दद जो थिंकिंग होती है वो ज़्यादा होती है, इसलिए वो प्लेयर सीख करने के लिए यानी इत्मीनान हासिल करने के लिए वो अपने दुश्मन को या अपने मुखालिफ को इस हद तक टॉर्चर करते हैं और उससे फिर प्लेयर सीख करते हैं। आज के प्रोग्राम से टीम जुर्म इंजाम और अपने मेज़बान उमर जावेद को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।